हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 सौरमंडल में पृथ्वी ज्योग्राफी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 पहले देख लीजिए ताकि आप आगे का चैप्टर आसानी से समझ सकें। चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करिए तो आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। फिर आप उसे देख लीजिएगा, उसके बाद आप सेकंड पार्ट देखिएगा। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। केंद्र का मतलब है सौरमंडल के बीच में, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। और ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मीन्स हमारी पृथ्वी से भी बहुत बड़ा। और ये बहुत गर्म है जिसे हम बिल्कुल सहन नहीं कर सकते हैं। और ये गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। जैसे हमारी पृथ्वी की जो ग्रेविटी है उसके कारण हम पृथ्वी पर टिके हुए हैं, पृथ्वी पर खड़े रह सकते हैं। क्योंकि जैसे स्पेस यानी अंतरिक्ष में कोई ग्रेविटी नहीं है, इसके कारण हम वहाँ पर खड़े नहीं हो सकते, हम सिर्फ वहाँ तैरते रहेंगे, उड़ते रहेंगे। लेकिन पृथ्वी पर ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण हम खड़े हो पाते हैं धरती पर। वैसे ही इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। मतलब उसका भी कोई बल है सूर्य का जो कि सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। इसका मतलब यह है कि और कोई सूर्य के अलावा वहाँ पर कोई स्रोत है ही नहीं जो प्रकाश या ऊष्मा सौरमंडल को देता हो। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर हम इतनी ऊष्मा उसकी महसूस नहीं करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर जीवित रहते हैं और हमें सिर्फ उतनी ही ऊष्मा मिलती है जितने में हम अपना जीवन जी सकें और हम जीवित रह सकें। क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा है, सूर्य भी एक तारा है। आपको मैंने पहले भाग में बताया है वीडियो के कि सूर्य भी एक तारा है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। मतलब यह नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी हमसे बहुत दूर है। कितनी दूरी? 15 करोड़ किलोमीटर। अब हम बात करेंगे ग्रह के बारे में। ग्रह यानी कि प्लैनेट। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं। पहले नंबर पर बुध है जिसे हम मरकरी कहते हैं। दूसरे नंबर पर शुक्र है जिसे हम वीनस कहते हैं। तीसरे नंबर पे पृथ्वी है जिसे हम अर्थ कहते हैं। चौथे नंबर पे मंगल है जिसे हम मार्स कहते हैं। पांचवें नंबर पे बृहस्पति है जिसे हम जुपिटर कहते हैं। छठे नंबर पे शनि है जिसे हम सैटर्न कहते हैं। सातवें नंबर पे यूरेनस है जिसे हम अरुण कहते हैं हिंदी में। और आठवें नंबर पे वरुण है जिसे हम नेपच्यून कहते हैं। तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जो दूरी के अनुसार कुछ इस प्रकार है। पहले पे बुध, दूसरे पे शुक्र, तीसरे पे पृथ्वी, चौथे पे मंगल, पांचवें पे बृहस्पति, छठे पे शनि, सातवें नंबर पे यूरेनस, आठवें नंबर पे नेपच्यून। इसे हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार इंग्लिश में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। एम से मतलब है मरकरी। वेरी यानी वी से मतलब है वीनस यानी कि शुक्र। ई एफिशिएंट, ई से मतलब है पृथ्वी यानी कि अर्थ। मदर एम, एम से मतलब है मार्स यानी कि मंगल। जस्ट जे, जे से यानी कि जुपिटर यानी बृहस्पति। सर्व्ड, एस से यानी कि सर्टेन यानी कि शनि। अज, यू, यू से यानी कि यूरेनस यानी कि अरुण। नट्स, एन, एन से यानी नेपच्यून, नेपच्यून का मतलब है वरुण।
तो आप इस ट्रिक से आसानी से याद रख सकते हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार पहले नंबर पे मरकरी आता है, दूसरे नंबर पे वीनस आता है, तीसरे नंबर पे अर्थ, चौथे नंबर पे मार्स, पांचवें नंबर पे जुपिटर, छठे नंबर पे सटर्न, सातवें नंबर पे यूरेनस, आठवें नंबर पे नेपच्यून। सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम के 8 ग्रह यानी कि प्लैनेट एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। दीर्घवृत्ताकार का मतलब यानी कि बिग सर्कल। एक निश्चित पथ पर मतलब एक निश्चित पथ पर ही चक्कर लगाते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी ऐसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो सिर्फ वो एक ही पथ पर चक्कर लगाती है। वो अपने पथ से कहीं भी इधर उधर नहीं जाती है, सिर्फ एक ही दिशा में चक्कर लगाती है। उसी प्रकार सारे ग्रह ऐसे ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये कक्षा कहलाते हैं और जिस पथ पर वो चक्कर लगाते रहते हैं उस पथ को हम कक्षा कहते हैं। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं यानी कि 88 दिन। अपने अक्ष पर एक घूर्णन 59 दिन में पूरा करता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार, साइज एवं आकृति यानी कि शेप लगभग पृथ्वी के ही समान है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है यानी कि पहले नंबर पे बुध आता है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, अपनी कक्षा मैंने आपको बताया भी कि अपनी कक्षा यानी कि एक ही पथ पर वो घूमते रहते हैं। उसे बुध जिस पथ पर घूमता है उस पथ पर कोई दूसरा ग्रह नहीं घूमता। हर ग्रह अपने अपनी पथ पर चक्कर लगाते हैं तो उसे कक्षा कहते हैं। तो बुध जिस कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे 88 दिन लगते हैं। एक चक्कर, सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में उसे 88 दिन लगते हैं। अपने अक्ष पर एक घूर्णन 59 दिन में पूरा करता है। अपने अक्ष पर एक घूर्णन यानी सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाता ही है, लेकिन अपने अक्ष पर वो सिर्फ 59 दिन में पूरा करता है एक घूर्णन। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आकार यानी कि साइज एवं आकृति यानी कि शेप लगभग पृथ्वी के ही समान है। जैसी हमारी पृथ्वी है वैसे ही शुक्र भी लगभग हमारी पृथ्वी की जैसा दिखता है, लगभग हमारी पृथ्वी के जैसा उसका साइज है और शेप है, इसलिए उसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण चक्कर, परिक्रमण का मतलब है चक्कर, एक चक्कर लगाने में 255 दिन में पूरा करती है। शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण यानी एक चक्कर 255 दिन में पूरा करती है और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में पूरा करती है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। अभी तक प्लूटो को भी ग्रह यानी कि हमारे पहले 9 ग्रह होते थे, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूवी 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। अब इसे हम बौने ग्रह के अंदर रखते हैं। जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने अब प्लूटो को बौने ग्रह के अंदर रखा है। सीरस यूवी 2003 यूवी 313 और सीरस के साथ, इसलिए अब हम प्लूटो को ग्रह के अंदर नहीं गिनते हैं। शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफियस का अर्थ है लिखना। आइए हम जानते हैं जियो शब्द से बने और कुछ वर्ड का मतलब। जियो प्लस लॉजी
जियोलॉजी मीन्स पृथ्वी का अध्ययन। जियो प्लस मैट्री, जियोमेट्री मीन्स पृथ्वी का मापन। जियोइड, जियोइड मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप। क्या आप जानते हैं खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री मीन्स एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। जो भी खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध के विषय में अध्ययन करता है उसे हम खगोल शास्त्री कहते हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉमर। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण का अर्थ है, जिसका मतलब है ग्रह और चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, वे सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। आप लोगों ने तारों और चंद्रमा को चमकते हुए देखा होगा, लेकिन चमकते हुए तो आपने सूर्य को भी देखा होगा, लेकिन चंद्रमा और तारों का जो प्रकाश होता है वो उनका स्वयं का नहीं होता, मतलब खुद का नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। लेकिन सूर्य का जो प्रकाश है वो उसका खुद का प्रकाश है, मतलब उसके स्वयं का प्रकाश है, वो किसी के प्रकाश से नहीं चमकता है, वो खुद के प्रकाश से चमकता है। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार यानी कि साइज में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ध्रुवों का मतलब है पोल। ध्रुव जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मान लीजिए ये एक पृथ्वी है और पृथ्वी के ये जो ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव कहते हैं हम इसे। ध्रुव यानी पोल, ये ऊपर और नीचे से थोड़ी थोड़ी चपटी हुई है, इसीलिए इसे हम ध्रुव कहते हैं। और पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, क्योंकि वो ऊपर और नीचे से थोड़ी थोड़ी चपटी हुई है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, मतलब है पृथ्वी के समान आकार मतलब पृथ्वी के जैसा साइज। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। जैसे पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी, इसीलिए हम इस पृथ्वी पर यानी कि इस ग्रह पर जो भी जीव है, इंसान है, जानवर है, पशु पक्षी मछली इत्यादि पेड़ पौधे, ये सब यहाँ पर जीवित रहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो परिस्थिति है वो जीवन के अनुकूल है, मतलब जीवन यहाँ पर रह सकता है। लोग यहाँ पर जीवन है, जिसके कारण लोग यहाँ जीवित रह पाते हैं। जीवन के लिए क्या क्या परिस्थितियाँ जरूरी है, आइए हम उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पानी और वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु मीन्स हवा में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। अगर हवा में ऑक्सीजन नहीं है तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, हम मर जाएंगे। ना कि इंसान, इस धरती पर जितने भी जीव रहते हैं सभी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह क्यों है? क्योंकि जो परिस्थितियाँ पृथ्वी पर पाई जाती है वो परिस्थितियाँ अन्य किसी ग्रह पर नहीं पाई जाती हैं। जैसे कि मार्स, जुपिटर, बृहस्पति, शनि इत्यादि ग्रहों पर ना तो पानी पाया जाता है, ना तो वायु पाई जाती है। अगर पाई भी जाती है वायु तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और या तो कोई ग्रह अधिक गर्म है या तो कोई ग्रह अधिक ठंडा है, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है कि सब कुछ एक बैलेंस में हो, ना तो अधिक ठंडा हो ना तो अधिक गर्म हो वहाँ का पर्यावरण। अंतरिक्ष यानी स्पेस से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। नीले रंग की क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इसकी 2/3 सतह
पानी से ढकी हुई है। 2/3 सतह पृथ्वी की पानी से ढकी हुई है, मतलब कि जमीन यहाँ पर कम और पानी ज़्यादा है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई पड़ती है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण यानी कि एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन लगते हैं। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन यानी कि 1 साल लगता है पूरा। अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन या 24 घंटे में पूरा करती है। आपने देखा ही होगा, सुबह सूर्य उगता है, शाम को सूर्य ढल जाता है। तो ये क्या होता है, आपके यहाँ सुबह, दोपहर, शाम, फिर रात होती है। तो ये जो 24 घंटे का पूरा घूर्णन वो पूरा करती है, वो ऐसे ही आपके यहाँ दिन और रात होते हैं। जब पृथ्वी का भाग सूर्य के साइड होता है तो दिन होती है, जो पृथ्वी का भाग सूर्य के दूसरी साइड होता है वहाँ रात होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है। अब हम जानेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जो चंद्रमा है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसका मतलब है कि पृथ्वी इससे काफ़ी बड़ी है, क्योंकि पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 भाग के बराबर चंद्रमा है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ये इतना बड़ा क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि ये और भी जो खगोलीय पिंड है अंतरिक्ष में, उनसे बहुत नज़दीक है ये हमारी धरती के, हमारी पृथ्वी के। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इतने किलोमीटर दूर है ये हमसे, 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लेती है, 365 दिन यानी कि 1 साल, वैसे ही चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अपने अक्ष पर मतलब जैसे पृथ्वी एक दिन में अपने अक्ष पर पूरा घूर्णन पूरा करती है, जहाँ दिन और रात दोनों होते हैं, वैसे ही चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग इतने ही दिन लेता है जितने वो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लेता है। इसलिए पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्यों कि भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी का चक्कर लगाने में वो जितना समय ले रहा है उतना ही वो अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में टाइम ले रहा है, इसलिए हमें सिर्फ चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। जीवन के लिए अनुकूल नहीं है मतलब जीवन जीने के लिए वहाँ वो परिस्थितियाँ नहीं है जो पृथ्वी पर है, जैसे कि पानी और ऑक्सीजन। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा के दिन आपने ब्लैक ब्लैक धब्बे देखे होंगे चंद्रमा पर, तो वो जो आप देखते हैं काले रंग की छाया, वो इन गड्ढों और पर्वतों की ही होती है। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जो तारे, ग्रह एवं उपग्रह हैं, असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन सबको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। जैसे आज हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, कभी ऐसे ही कोई और ग्रह रहा होगा जो कि
टूटकर विस्फोट होने के कारण वो शुद्ध गया, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया और वही अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। तो वैज्ञानिकों का मानना यह है कि वो क्षुद्र ग्रह है, यानी कि वो जो छोटे छोटे पिंड हैं किसी ग्रह का हिस्सा रह चुके हैं। अब हम बात करेंगे उल्का पिंड के बारे में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा आसमान में, आपने फिल्मों में देखा होगा टूटता तारा। तो वो जो टूटता तारा होता है असल में वो कोई तारा नहीं होता, वो उल्का पिंड होते हैं जो पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं और वो पृथ्वी पर गिरते हैं। तो पृथ्वी पर जब वो गिरते हैं तो उस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ उनका घर्षण होता है, यानी वो घिसते हैं, जिसके कारण जिस घर्षण के कारण वे गर्म हो जाते हैं और गर्म होने के बाद उसमें से चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसके कारण हमें वो लगता है कि वो चमक रहा है और वह टूटता हुआ तारा है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। कभी कभी क्योंकि अगर बहुत बड़े उल्का पिंड गिरते हैं तो घर्षण होते 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 पृथ्वी पर जब वो गिरते हैं तो वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाते हैं, तो उनका कुछ भाग रह जाता है। तो वो पृथ्वी पर जब गिरते हैं तो वो पृथ्वी पर धरती पर गड्ढे कर देते हैं। और ऐसे ही अगर कोई छोटा भाग उल्का पिंड का गिरता है तो वो धरती तक पहुंचने से पहले ही वो जलकर ख़त्म हो जाता है, इसलिए वो धरती पर नहीं गिरता है। लेकिन अगर वो बहुत बड़ा उल्का पिंड है तो उसे घर्षण होते होते फिर भी उसका कुछ पार्ट बच जाता है, जो कि पृथ्वी से आकर टकरा जाता है और धरती पर गड्ढे कर देता है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे है। लाखों तारों का जो समूह या पट्टी हमें जो आकाश में दिखाई देती है उसे हम आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकाश का नाम आकाश गंगा पड़ा था। पुराने समय में इस आकाश में जो प्रकाश है इसकी कल्पना एक बहती नदी से की गई थी, तो इसीलिए इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। इस प्रकार की और भी लाखों आकाश गंगाएं होंगी जो कि हमें नहीं पता है, लेकिन ये सभी मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। हम सोच नहीं सकते कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने में लगे हैं। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इतने टाइम से वैज्ञानिक अभी भी इसकी खोज में लगे हुए हैं कि ब्रह्मांड के बारे में हमें और कोई जानकारी मिल सके। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। आकार के संबंध में मतलब ये कितना बड़ा है, कितना छोटा है और ये कितने दूर तक फैला हुआ है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हम सब इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है, क्योंकि पृथ्वी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है और हम पृथ्वी का हिस्सा है, तो हम भी ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं, हम इस पृथ्वी पर रहते हैं। हमारी पृथ्वी सौरमंडल का हिस्सा है। सौरमंडल आकाश गंगा का हिस्सा है। आकाश गंगा ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो आप इस चित्र के माध्यम से समझ गए होंगे कि कैसे पृथ्वी सौरमंडल का हिस्सा है, सौरमंडल आकाश गंगा का हिस्सा है, आकाश गंगा ब्रह्मांड का हिस्सा है। क्या आप जानते हैं
प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सोच सकते हैं आप कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, प्रति मिनट भी नहीं, प्रति सेकंड है। उसके बावजूद भी जो सूर्य का प्रकाश है उसे पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसने 20 जुलाई 1969 में चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आपने उपग्रह के बारे में तो अभी पढ़ा है पहले। तो उपग्रह क्या है? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वैसे ही उपग्रह पृथ्वी और अन्य ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। संचार माध्यम का मतलब है जैसे कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में बात कर पाते हैं और अपने इंटरनेट से कुछ भी अपने फ़ोन पर देख पाते हैं, वह सब एक संचार माध्यम है जो कि इस कृत्रिम पिंड के द्वारा ही संभव हो पाता है, जो वैज्ञानिकों ने बनाया है। आपने सुना होगा कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट हैं, तो उन सैटेलाइट के द्वारा ही आप इन सभी सुविधा का लाभ उठा पाते हैं। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह के नाम इनसैट, IRS, एडुसैट आदि हैं। अंतरिक्ष में जो भारतीय उपग्रह यानी भारतीय सैटेलाइट्स है उन सब के नाम है IRS, एडुसैट आदि। न्यूज़ अगर आप देखते होंगे तो आपने सुना ही होगा कि अंतरिक्ष में आज भारत ने एक रॉकेट यानी मिसाइल लॉन्च की। तो जो भी वो लॉन्च करते हैं वो सैटेलाइट या कुछ भी पता करने के लिए ही वो सारे कृत्रिम पिंड अंतरिक्ष में भेजते हैं पृथ्वी से और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर देते हैं। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसी के बाहर ये सारे मानव निर्मित उपग्रह स्थापित कर दिए जाते हैं ताकि इससे हम अपनी पृथ्वी पर संचार माध्यम कर सकें। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। और जल्दी हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का, अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।